हाय, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद बढ़िया होंगे। इससे पिछली वीडियो में अपना लोग देखे थे वॉल्यूम 1 के बारे में। हम बताए थे वॉल्यूम 1 के अंतर्गत कुल 5 यूनिट्स आते हैं। प्रत्येक यूनिट्स के बारे में कुछ बेसिक हल्का थ्योरी टेलर टाइप में देखे थे और उनके अंतर्गत कुछ कुछ अध्याय आते थे। तब सब टोटल अध्याय के बारे में कुछ न कुछ जाने थे। जस्ट टेलर टाइप में देखे, जैसे मूवी का टेलर आता है ना, उसने देखे थे। तो अब देखिए पार्ट 1 तो खत्म हो गया, अब पार्ट 2 देखते हैं, वॉल्यूम 2। इनके अंतर्गत भी कुल 5 यूनिट आते हैं। 5 यूनिट के बारे में कुछ बेसिक जानेंगे और 5 यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं उनके बारे में कुछ जानेंगे। तो चलिए बिना किसी रुकावट का स्टार्ट करते हैं। यूनिट 6। यूनिट 6 में आता है आपको ऑप्टिक्स। क्या आता है? ऑप्टिक्स। कोई दिक्कत? ऑप्टिक्स नाम सुने होंगे आप लोग 10th में कुछ पर ऑप्टिक्स के बारे में जानबो किए थे। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्लेन मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, फिट लेंस के बारे में कुछ जाने थे, कुछ प्रिज्म के बारे में जाने थे। मान लीजिए 3 चैप्टर सेम आपको हल्का या कुछ चेंजेस से पढ़ेंगे आप 12th में। कोई दिक्कत? जैसे हो गया आपको प्रकाश का परावर्तन था, अपवर्तन सेम रहेगा, बस कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे हो गया यहाँ पे आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऐड हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल ऐड हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर ऐड हो जाएगा, मरीचिका ऐड हो जाएगा और कुछ कुछ बेसिक चीज सब इसमें ऐड होगा। उनके बाद सेम लेंस के बारे में कुछ जाने थे, वहां पर भी सेम वैसने कुछ लेंस के बारे में जानेंगे। एक चीज और ऐड हो जाएगा, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। हम जानेंगे वो फॉर्मूला कौन सा होता है, उनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं और सब कुछ चेंजेज आएंगे। करीब मान लीजिए 3 चैप्टर तक कुछ सेम पढ़ने को मिलेगा और कुछ कुछ उससे एक्स्ट्रा हाई लेवल में पढ़ने को मिलेगा। जब बात आ जाएगी प्रकाशिक यंत्र पे तो वहां से पूरे सब कुछ साफ हो जाएगा, आपकी सब कुछ अलग हो जाएगी। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन में भी कुछ कुछ अलग हो जाएगी। हम सब कुछ देखेंगे, बताने लगते हैं। चल बताएंगे तब। चलिए, ऑप्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। जिस तरह से आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, फिजिकल को अलग कर दिए थे। किस लिए अलग किए थे? ताकि तीनों फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक में आ जाए तो दिमाग का दही, दही का चीनी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? इसीलिए हम उनको प्रत्येक ब्रांच में क्या किए? बांट दिए। सबको ब्रांच में जैसे जैसे हम बांट दिए वो अपना एक परिवार बनाने लगा। फिजिकल अलग परिवार बना दिया, ऑर्गेनिक अलग और इनऑर्गेनिक अलग। सबका सेपरेट बुक आने लगी और सबका हम अलग अलग क्या करने लगे? अध्ययन करने लगे। क्लास में एक टीचर के बदले 3 टीचर्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार ऑप्टिक्स 10th में छोटा था तो इसीलिए हम सिर्फ एक ही चैप्टर के, एक ही अध्याय के अंतर्गत पढ़ते थे, एक ही बुक के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब देखिए 12th में होता है क्या? ऑप्टिक्स कुछ अधिकतर मात्रा में पढ़ना होता है और कुछ अधिकतर नॉलेज के लिए भी पढ़ना होता है। तो इसलिए ऑप्टिक्स को हम कितने भागों में बांट दिए ताकि अध्ययन में क्या हो? सुविधा हो। ऑप्टिक्स को हम 2 भागों में बांट दिए और अध्ययन में क्या हो? सुविधा हो। पहला ऑप्टिक्स में हो गया आपको रे ऑप्टिक्स और दूसरा हो गया आपको वेव ऑप्टिक्स। कोई दिक्कत? देखिए रे ऑप्टिक्स के बारे में कुछ जानेंगे, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? प्रिज्म से अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ। कोई दिक्कत? प्रकाशिक यंत्र, सब के बारे में जानेंगे। कोई दिक्कत? और वेव ऑप्टिक्स में जानेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, विवर्तन ध्रुवण इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो अब देखते हैं। देखिए रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत कुल 4 चैप्टर्स आते हैं। रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत कुल कितने चैप्टर्स आते हैं? 4 चैप्टर्स। पहला बोलिए प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब देखिए इसमें हम क्या क्या देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन देखेंगे, सेम वैसने प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे। जब किसी परावर्तक सतह से प्रकाश की किरणें टकराती है तो पुनः अपने माध्यम में लौट आती है। फिर प्रकाश के परावर्तन का नियम के बारे में जानेंगे। फिर यहां से मिरर आ जाएगा। मिरर 3 प्रकार के होते हैं, वो जानेंगे, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कोई दिक्कत? प्लेन के बारे में जानेंगे। यहां से अब चलेगा खजाना। प्लेन मिरर जब ये स्टार्ट करेंगे तो बारीकी से एक एक पॉइंट प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब की संख्या, इनका आवर्धन, सब कुछ बारीकी से निकालेंगे। जब मिरर को हम थीटा डिग्री कोण से घुमा देते हैं तो प्रतिबिंब कितना डिग्री कोण से घूम जाएगा, सब कुछ। जब 2 प्लेन मिरर को हम 90 डिग्री पर रख देते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। जब 2 मिरर को हम 30 डिग्री पर रख देते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। सब कुछ हम बारीकी से जानेंगे।
प्लेन मिरर के बाद जानने के बाद आपको कॉनकेव जानेंगे, फिर कॉन्वेक्स जानेंगे, सब कुछ धीरे धीरे बारीकी से चलते रहेगा। फिर रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, सब कुछ होएगा, कोई दिक्कत। फिर उनके आगे आ जाएंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो पूछता है आपको VBI करके, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए ये होता है क्या, जब हम प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजारेंगे तब वह जाहिर है कि अभिलंब से क्या होगा, दूर होगा। जब ये अभिलंब से दूर हो गया तब देखिएगा आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस स्थिति में वह प्रकाश की किरणें पुनः अपने माध्यम में लौट जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इनके शर्तें होती हैं, एक दो शर्तें पढ़ेंगे, कोई दिक्कत यहां तक। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश को आना चाहिए। दूसरा, परावर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो एक पक्ष और आ गया क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण के भी बारे में जानेंगे। आपतन कोण का वह मान जिनके संगत अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उनके बारे में और हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहां तक जानने के बाद देखिए, यहां तक जानने के बाद मरीचिका पढ़ेंगे, कोई दिक्कत यहां तक सुनने में। फिर ऑप्टिकल्स फाइबर पढ़ेंगे, जिनका यूज होता है वह एक बहुत सी पतली नली होती है जिसमें प्रकाश का परावर्तन बहुत बार होता है। उनका उपयोग हम बहुत से मेडिकल में करते हैं, बहुत से यंत्र में करते हैं, बताएंगे। उनके बाद आ जाइए गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। वहां से एक फॉर्मूला डेरिवेटिव होगा जो कि पूछता है, आपको जानते होंगे, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। कोई दिक्कत नहीं जानते होंगे तो हम जानेंगे अच्छे से। इनके बाद फिर आ जाएंगे प्रकाश का अपवर्तन, फिर लेंस पेस मेकर फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1 माइनस r 1 माइनस 1/r2। कोई दिक्कत, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस मेकर फॉर्मूला के बाद जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। दो लेंस को हम जोड़ देंगे तब वहां से हम उनका फोकस दूरी ज्ञात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। जैसे मान लीजिए दो अलग अलग लेंसेस हैं, इनको हम क्या किए, संयोग जोड़ दिए। क्या किए, जोड़ दिए। तो इस टाइप का कुछ लेंस बनेगा। फिर इनका फोकस दूरी मान लेते हैं f1, इनका फोकस दूरी मान लेते हैं f2, फिर कॉम्बिनेशन का फोकस मान लेते हैं f2। 1 बराबर 1/f क्या हो जाएगा बोलो तो 1/f1 प्लस 1/f2। कोई दिक्कत यहां तक समझने में। फिर इनके बाद देखिए पावर ऑफ लेंसेस निकालेंगे। उनके बाद जानेंगे जब दो लेंस को हम कुछ दूरी पर जोड़ देते हैं, जब दो लेंस को हम कुछ डिस्टेंस पे जोड़ देते हैं तब उनका कौन सा डेरिवेटिव होता है वो भी हम जानेंगे। कोई दिक्कत। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जब किसी हम लेंस को जल में डुबा देते हैं तो उनकी फोकस दूरी 4 गुना हो जाता है। जब हम किसी लेंस को किस जल में यानी कितने अपवर्तनांक वाले जल में डुबाएंगे तो वह किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा, सब कुछ हम जानेंगे। उनके बाद फिर आ जाएंगे प्रिज्म में। प्रिज्म जानेंगे, प्रिज्म की सतह जानेंगे, प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं। फिर प्रिज्म में विचलन देखेंगे, फिर डिस्पर्सिव पावर देखेंगे। इतना कुछ कंप्लीट होने के बाद आ जाएंगे प्रकाशिक यंत्र पे। किस पे आ जाएंगे बोलिए तो प्रकाशिक यंत्र पे। प्रकाशिक यंत्र पे आने के बाद सबसे पहले विजुअल एंगल जानेंगे, दर्शन कोण जानेंगे, फिर जानेंगे प्रकाशिक यंत्र में 2 ठो यंत्र होते हैं, एक होते हैं माइक्रोस्कोप और एक होता है टेलीस्कोप। आप पूछिएगा सर माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप आप जानते हैं जो छोटी चीज को बड़ा करके क्या करता है, दिखाता है। और टेलीस्कोप सर क्या होता है, टेलीस्कोप वो होता है जिससे हम बहुत दूर स्थित वस्तु को हम अपने पास में देख पाते हैं, जैसे दूरबीन हो गया वो टेलीस्कोप हो गया। फिर पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप। दोनों का हम डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे और दोनों के बारे में जानेंगे। फिर पढ़ेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप भी 2 प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत, टेलीस्कोप भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एस्ट्रोनोमिकल और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। दोनों के बारे में हम बारीकी से जानेंगे। सब कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस है, कुछ टाइमली तक चलेगा तो प्रकाशिक यंत्र खत्म हो जाएगा।
फिर मानव नेत्र के बारे में जानेंगे, मानव ह्यूमन आई, फिर ह्यूमन आई के अंतर्गत आने वाले कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे 4 प्रकार के डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं। सब चारों प्रकार के डिफेक्ट को जानेंगे और उनको हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। ऐसे फिर रे ऑप्टिक्स आपको खत्म हो जाएगा। करीब 1 या 2 मंथ लगेगा रे ऑप्टिक्स में, फिर आएंगे वेब ऑप्टिक्स में। किसमें आएंगे? वेब ऑप्टिक्स में। वेब ऑप्टिक्स में आने के बाद प्रकाश की नजरिया ही बदल जाती है, क्योंकि इनके बाद पता चलने लगता है कि प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत कुछ जानेंगे इसमें। प्रकाश के बारे में हाइगेंस ने कौन सा सिद्धांत दिया, प्रकाश के बारे में न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया, सबके सिद्धांत के बारे में जानेंगे। फिर यहां से वेब फ्रंट आ जाएगा, वेब फ्रंट को अच्छे से अध्ययन करेंगे। वेब फ्रंट 3 प्रकार के होते हैं। फिर व्यतिकरण जिनके बारे में जानेंगे। व्यतिकरण 2 प्रकार के होते हैं, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। सबके बारे में डिटेल से अध्ययन करने के बाद आ जाएंगे फिर दूसरा चैप्टर्स में, विवर्तन तथा ध्रुवण। विवर्तन आपको समझ में तो नहीं आएगा, फिर विवर्तन आपको कुछ हल्का हिंट्स देते हैं। मान लीजिए कोई प्लास्टिक उसमें छोटा सा छेद कर दीजिए और इस साइड से प्रकाश का किरणें दीजिएगा, देखिएगा प्रकाश किरण उस साइड जाती है तो कुछ मुड़ जाती है। उनके बारे में ही वही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन। इनके प्रकाश के विवर्तन में एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी आ जाता है, वुस्टर्स लॉ। बहुत ऐसा थ्योरी सब होता है जो हम आपको जब क्लासेस स्टार्ट होगी या जब चैप्टर स्टार्ट होगी तो हम आपको डिटेल से बताएंगे। चलिए यूनिट 6 का बायोडाटा नोट कर लीजिए, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। पोज करके लोग रोक के नोट करिए। देखिए आपका 7वां यूनिट है विकिरण तथा प्रकाश की द्वैत प्रकृति। क्या है बोलिए तो? विकिरण तथा प्रकाश की द्वैत प्रकृति, रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। देखिए इसके अंतर्गत एक ही अध्याय आते हैं, जो यूनिट है आपको यूनिट का नाम और चैप्टर्स का नाम सेम ही है। एक ही यूनिट और उनके अंदर मात्र एक ही अध्याय, जिसका नाम क्या है बोलिए तो? विकिरण तथा प्रकाश की द्वैत प्रकृति। इनके अंतर्गत हम जानेंगे विकिरण क्या है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति अर्थात प्रकाश के बारे में प्लांक ने भी कुछ नियम दिया था, मैक्सवेल ने भी कुछ नियम दिया था और 3-4 साइंटिस्ट आके नियम दिया था, जिससे एक निष्कर्ष निकला था। उनको क्या कहते हैं? प्रकाश की द्वैत प्रकृति। कोई दिक्कत? चलिए इनके बारे में जानेंगे और कुछ टॉपिक सब आएंगे और कुछ अच्छे टॉपिक सब आएंगे, सबके बारे में जानेंगे। उनके बाद आ जाते हैं यूनिट 8 पे। यूनिट 8 में है आपको परमाणु एवं नाभिक। क्या है बोलिए तो? परमाणु एवं नाभिक, एटम एंड न्यूक्लियस। इनके अंतर्गत आपको आ जाता है 5 चैप्टर। कितने चैप्टर बोलो तो? 5 चैप्टर्स। तो इस यूनिट में हम जानेंगे परमाणु कहते किसे हैं, परमाणु के कितने प्रकार होते हैं, परमाणु कब विभाजित होती है, परमाणु का खोज किसने किया था, परमाणु के अंदर कौन कौन से कण आते हैं, मोलिकुलर कण, सबके बारे में जानेंगे। तो पहला चैप्टर आ जाता है परमाणु भौतिक। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें हम परमाणु के बारे में जानेंगे। परमाणु की उत्पत्ति, खोजकर्ता कौन है, परमाणु कैसे प्राप्त हुआ, सब कुछ जानेंगे हम। किसने खोज किया और कैसे किया, परमाणु कितने प्रकार के होते हैं, परमाणु के बारे में कौन कौन से आके अपना सिद्धांत दिया, सब कुछ जानेंगे। उनके बाद आ जाता है एक्स किरणें। एक्स किरणें के बारे में आप लोग थोड़ा कुछ समझते होंगे 10th से या उससे पहले से। जो भी एक्सरे करते हैं बोलते हैं ना, एक्स किरणें, वो किरणें, सब कुछ जानेंगे इनके बारीकी से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे विद्युत चुंबकीय तरंग है, इनके अंतर्गत बहुत सारी किरणें के बारे में जानेंगे। उनके बाद आता है नाभिक की संरचना। देखिए तीसरा चैप्टर क्या आ जाता है? नाभिक की संरचना। इसमें बताएंगे कि नाभिक की संरचना कैसी होती है। नील्स बोर ने नाभिक के बारे में क्या बोला, थॉमसन ने नाभिक के बारे में क्या बोला और रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में सबका आपको मॉडल बताएंगे, सबका दोष बताएंगे और दोष को कम करने का उपाय बताएंगे। दोष में समझिए आपका मित्र यार शाखा, दोष होता है डिमेरिट, डिफेक्ट। अब आएंगे रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें हम बताएंगे जब कोई तत्व 3 प्रकार की किरणें, किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व से 3 प्रकार की किरणें निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा। हम बताएंगे अल्फा जब किरण निकलती है तो उस रेडियो एक्टिव तत्व में कितनी परमाणु संख्या कमी होती है और कितनी परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि होती है, सब कुछ बताएंगे डिटेल से, बारीकी से। तीनों रे के बारे में जानेंगे।
उनके बाद आपको हो गया नाभिकीय ऊर्जा। इसमें हम आपको बताएंगे नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, सूर्य प्रकाश का स्रोत कैसे सूर्य प्रकाश की उत्पत्ति करती है, सूर्य में कैसे क्यों प्रकाश की उत्पत्ति होती है, सब कुछ डिटेल से बारीकी से जानेंगे। अब आ जाइए बिना किसी रिकॉर्ड का यूनिट 9 में, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां क्या है बोलिए तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें हम अर्धचालक, डायोड, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, बहुत ही पीएन जंक्शन, एसएन जंक्शन सब रहता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है। आपको डायोड के बारे में पढ़ेंगे, जनरल डायोड आ जाता है इसमें। चलिए उनके बाद दूसरा आ गया अंक गणितीय इलेक्ट्रॉनिक तथा लॉजिक गेट्स, बहुत ही अच्छा चैप्टर इसमें भी है। इसमें बाइनरी ऑपरेशंस आ जाता है आपको, डेसिमल सिस्टम में चेंज करने वाला आ जाता है आपको। फिर गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, गेट्स वही जो 5-6 प्रकार के होते हैं, नॉर गेट, एंड गेट, नॉर गेट, सब कुछ पढ़ेंगे, नॉट गेट, सब जितने भी गेट्स आते हैं सब इसमें पढ़ेंगे, जो कि अच्छा चैप्टर से एग्जाम उपयोगी। प्रत्येक एग्जाम में करीब 8 या 10 मार्क्स इस चैप्टर से रहता है। उनके बाद लास्ट यूनिट आ जाता है संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम। सब में सब, चाहे भौतिकी का कोई बुक ले लो, चाहे रसायन का कोई बुक ले लो, लास्ट में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, आपकी दैनिक जीवन से क्या होते हैं संबंधित होती है। 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है। आजकल एग्जामिनर करते हैं क्या, जितने भी अच्छे क्वेश्चन सब होते हैं ना, सब इस टॉपिक से उठाते हैं, क्योंकि टॉपिक सब कोई पढ़ाता ना है। जैसे आपको 10th में भी हो गया ऊर्जा का स्रोत, ये भी टॉपिक अच्छा चैप्टर है, जिनके बारे में टीचर सब डिस्कस नहीं करते हैं, बस आपको बेसिक वाला, शुरू वाला, फंडामेंटल वाला बता देते हैं और इनको छोड़ देते, बोलते अपने से पढ़ के आइए। जो चीज आपको छोड़ देंगे तो आप कैसे करते हैं हमको पता ही है ना, हमसे सीखिए ना। हम लोग भी ऐसे नहीं करते थे, मास्टर आप बोलते थे कि रे अपने से पढ़ गया ना, हम लोग भी अपने से पढ़ देते थे, वैसे आप लोग को नहीं करना। हम आपको बताएंगे संचार व्यवस्था, इसमें अच्छा क्वेश्चन आता है, डेवल्यूशन आता है, मॉड्यूलेशन आता है, मॉड्यूलेशन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, एक एक चीज बताएंगे, बहुत बारीकी से बताएंगे। तो यहां तक आपको फिजिक्स 12th का 3 यूनिट देखिए और 10th यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, सबके बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिए। तो एक बार फिर से अच्छे से पोज करके इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। पूरी पेन ले लेना है, कॉपी ले लेना है, बैठ जाना है, फिर अलग से करिएगा, बुक पढ़ के देखिएगा, सब कुछ छोड़े तो नहीं, सब कुछ गलत तो नहीं बता दिए, सब कुछ अच्छे से। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए पोज करके, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए कुछ बेसिक थीम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मिटा दिया जाए। आपको बेसिक में बताया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 शब्द से मिलकर बना है, एक होता है इलेक्ट्रो और दूसरा होता है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जोर स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स आवेश। जब तक किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन रहेगा फिर इलेक्ट्रॉन उसमें ही आवेश का प्रवाह होगा, न तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। आप 10th में पढ़े होंगे, सर आपको बताए होंगे, जब कोई बॉडी हो या जब कोई वायर हो, अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या करता है, आवेश को एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर नहीं करेगा, अर्थात जब आवेश इलेक्ट्रॉन रहबे करेगा तो आवेश का ट्रांसफर नहीं होगा। जब आवेश का ट्रांसफर नहीं होगा तो विद्युत धारा उस वायर से प्रवाहित नहीं होगी। 10th में पढ़े होंगे इतना चीज। चलिए अब देखते हैं। इलेक्ट्रो मतलब आवेश, आवेश मतलब आपको चार्ज हो गया, स्टैटिक्स मतलब हो गया इनरेस्ट, इनरेस्ट मतलब रुका हुआ। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अर्थात रुके हुए आवेश, अर्थात रुके हुए आवेश का अध्ययन हम करते हैं किसमें बोलिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इनका परिभाषा आप ऐसे बनाइएगा, भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिनके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं बोलिए तो अध्ययन करते हैं।
भौतिकी की वह शाखा जिनके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। दिक्कत ध्यान से समझने में। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इन चार्ज बॉडी इज रेस्ट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। The branch of physics in which we study about charged body is rest that is called electrostatics। चलिए अभी तो बस कुछ समझे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पूरी डिटेल से। हेडिंग लगा लीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।